तो गाइस अब तक हमने देखा कि लूफी फाइनली बिग मॉम को मदर कार्मेल की उस टूटी हुई पिक्चर को दिखाने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि बिग मॉम का ध्यान इसकी तरफ पड़ जाता है और अब बिग मॉम पूरी तरह से कमजोर पड़ना शुरू हो जाती है और तेजी से चिल्लाते हुए कॉन्करर्स हाकी को रिलीज करने लगती है, जिसकी वजह से टी पार्टी में जितने भी कमजोर विल वाले लोग होते हैं वो इमीडिएटली सबके सब नॉकआउट हो जाते हैं। और साथ ही में इसी मौके का फायदा उठाकर चॉपर, नामी, कैरेट और सांजी ये सभी लोग मिलकर सांजी की फैमिली को बचा लेते हैं। और हम बिग मॉम की बैक स्टोरी को भी देखते हैं। 63 साल पहले एक कपल को देखते हैं। ये लोग न्यू वर्ल्ड के एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम एल्बाफ है, जिसे द कंट्री ऑफ द जायंट्स भी कहा जाता है। लिन लिन बेटा अब प्लीज बाहर आ जाओ ना। जिसके बाद हम शार्लेट लिन लिन यानी कि बिग मॉम को देखते हैं, जो कि अभी सिर्फ 5 सालों की होती है। मदर ये जगह कौन सी है? यहाँ पर हम क्या करने आए हैं? अरे बच्ची पहले तुम नीचे तो आ जाओ, तुम खुद ही समझ जाओगी। ठीक है मॉम, मैं नीचे आती हूँ। और एक छलांग लगाकर नीचे कूद जाती है। बेटा तुम्हारे फादर को यहाँ पास के ही एक आइलैंड पर थोड़ा सा काम है, तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो क्या तुम तब तक हमारा यहाँ पर इंतजार कर सकती हो बच्ची? नहीं मॉम, मैं भी आपके साथ चलूंगी। बेटा तुम्हारे बैग में जितना भी खाने का सामान है, तुम चाहो तो तब तक उन सभी को खा सकते हो। तो सच में? और इसके पेरेंट्स लिन लिन को यहीं पर छोड़कर यहाँ से जाने लगते हैं और ये लोग यहाँ पर लिन लिन को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए आ रखे थे। और इसकी मॉम रोने लगती है। भगवान, रोने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस बच्चे ने शहर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा तबाही मचा दी है और ये हमारे बस की बात नहीं, हम उसके लिए बस इतना ही कर सकते थे। और इसके पेरेंट्स इसे छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर बेचारी लिन लिन चुपचाप यहाँ पर बैठकर बस इनका इंतजार करती रहती है। अब लिन लिन का सारा खाना खत्म हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन कोई भी इसे लेने नहीं आता है। लिन लिन का सारा खाना खत्म हो जाता है। इसी वजह से इसे बहुत तेज भूख भी लगने लगती है, बर्फ भी गिरने लगती है, लेकिन फिर भी बेचारी वहाँ से हिलती नहीं है। जिसके बाद हम जायंट पायरेट्स के बारे में जानते हैं, जिनके 2 कैप्टन्स जब अचानक से ही लापता हो गए तो उनके सारे क्रू मेंबर्स को नेवी के द्वारा पकड़ लिया गया और इन सभी को एग्जीक्यूट करने की सजा सुनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर सिस्टर कैरेमल आ जाती है और आकर इन सभी को फालतू का हेवन का ज्ञान देना शुरू कर देती है। और सिस्टर कैरेमल की ये बातें सुनकर नेवी का ये जो ऑफिसर था वो यहाँ पर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इन जायंट्स को नहीं छोड़ सकते हैं। और तभी यहाँ का मौसम खराब होना शुरू हो जाता है, जैसे कि अभी मेरा गला खराब है और तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है। और सिस्टर कैरेमल इन सभी लोगों से कहती है कि मेरी बात को गौर से सुनो, आज भले ही तुम इन जायंट्स को यहाँ पर मार दोगे, लेकिन भविष्य का क्या? अगर तुम लोग इन्हें यहाँ पर आज मार देते हो तो एल्बाफ के जो जायंट्स हैं वो लोग इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। वो हम सभी से बदला हर हालत में लेकर रहेंगे। तो क्या तुम एक कभी ना खत्म होने वाली वॉर को जन्म देना चाहते हो क्या? और इस बात का किसी के पास भी कोई भी जवाब नहीं था। इसी वजह से इस एग्जीक्यूशन को यहीं पर रोक दिया जाता है। और यहाँ के जो जायंट वॉरियर्स थे ये सभी लोग सिस्टर कैरेमल की बहुत ही ज्यादा इज्जत करने लगते हैं, क्योंकि आज इसकी वजह से ही इन सभी जायंट्स की जान बच गई है। और कैरेमल कहने लगती है कि इन सभी को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इन सभी को सही रास्ते पर गाइड करूंगी। अब कुछ वक्त बीत जाता है और सिस्टर कैरेमल अब मदर कैरेमल बन जाती है और हाउस ऑफ लैम्प्स को खोलती है, जहाँ पर अनाथ बच्चों को पाला जाता है। इनके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं होती है और यहाँ पर बहुत सारी रेसिस के बच्चे होते हैं। और ये बुढ़िया जायंट्स और ह्यूमंस के बीच में एक ब्रिज का भी काम करती है और ये औरत किसी पीस मेकर की तरह बन जाती है। और ऐसे ही 37 साल बीत जाते हैं, जिसके बाद लिन लिन भी यहाँ पर आ जाती है और मदर कार्मेल इसे देख कर कहती है कि बेटा जब तक तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें यहाँ पर लेने नहीं आ जाते तुम हमारे साथ ही रहोगी। और चिंता मत करो, यहाँ पर खेलने के लिए तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग भी हैं। पर कुछ बच्चे इसे कहने लगते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कभी भी वापस नहीं आने वाले हैं और ना ही हम में से किसी के पेरेंट्स वापस आए हैं। हम सभी लोगों को यहाँ पर बस छोड़ दिया गया है, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा अजीब हैं। इन सभी बच्चों में एक प्रिंस भी होता है और इसे बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा था, लेकिन मदर कार्मेल इसकी जान बचा लेती है। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स ने किसी न किसी रीजन के चलते इन्हें अकेला छोड़ दिया था और सभी बच्चे लिन लिन को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटेड खुद लिन लिन ही थी, क्योंकि अभी तक ये जहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी वहाँ पर ये बस इकलौती जायंट थी और बाकी सभी ह्यूमंस नॉर्मल साइज के हुआ करते थे। लेकिन एल्बाफ के अंदर बहुत बड़े बड़े जायंट्स को देखती है जो कि इसके साइज को मैच कर पा रहे थे, जिसकी वजह से लिन लिन का मन यहाँ पर लग जाता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और बिग मॉम भी इन सभी के साथ अच्छे से रह रही थी कि तभी यहाँ पर एक भेड़िया और एक भालू ये दोनों आपस में लड़ रहे थे कि तभी बिग मॉम यहाँ पर आकर इन दोनों को रोकने लगती है, क्योंकि मदर कार्मेल ने इसे यही सिखाया था कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। और इन दोनों के बीच में सुलह कराने के लिए इन दोनों को साथ में एक केज के अंदर डाल देती है। लेकिन जब अगले दिन बिग मॉम आकर चेक करती है तो भालू ने भेड़िए को पूरी तरह से खा लिया था। ये देखकर बिग मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस भालू को एक जोरदार मुक्का जड़ देती है, जिसकी वजह से वो भालू की भी मौत हो जाती है। और तभी मदर कार्मेल यहाँ पर आ जाती है और ये देखकर दंग रह जाती है कि ये बच्ची लिन लिन कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब दिन ब दिन लिन लिन सभी से घुलना मिलना शुरू कर देती है, लेकिन अब इसके अंदर की जो क्यूरियोसिटी होती है उसकी वजह से लिन लिन यहाँ पर सभी को तंग करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से
सभी बच्चे लिलिन से दूर भागने लगते हैं और ये बात इसे बहुत ही ज्यादा बुरी लग जाती है। 10 महीने और गुजर जाते हैं और हम काशी और ओहिमो को देखते हैं जो कि यहाँ पर कह रहे होते हैं कि भाई 40 साल बीत चुके हैं पर हमारे कैप्टन्स अभी भी आपस में फाइट कर रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि 40 साल किसी भी ड्यूल के लिए एक बहुत ज्यादा लंबा समय है? और गाइज, ये लोग वही हैं जिन्हें हम लोगों ने एनीज लॉबी में देखा था और इस वक्त ये लोग डॉरी और ब्रॉगी की बात कर रहे होते हैं। तो ठीक है फिर, वो वक्त आ चुका है कि हम उन्हें लेने जाएं। और इसके बाद की स्टोरी तो हम लोग जानते ही हैं कि कैसे लोग एल्बाव से निकले अपने दोनों कैप्टन्स को लेने के लिए, लेकिन रास्ते में इनका सामना नेवी के साथ हो जाता है जहाँ पर नेवी के लोग इन्हें पकड़कर इन्हें बेवकूफ बनाते हैं और एनीज लॉबी का जो गेट है वहाँ पर इन्हें तैनात कर दिया जाता है, जिसके बाद इनकी मुलाकात ऊसा और बाकी सभी से होती है और इन्हें डॉरी और ब्रॉगी के बारे में भी पता चल जाता है। इसके बाद हम वापस से लिलिन की बैक स्टोरी में वापस आ जाते हैं जहाँ पर हम हाजरुद्दीन को देखते हैं जो कि बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा होता है और बिग मॉम अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है। और तभी काशी लिलिन से कहने लगता है कि क्या तुम रेडी हो क्या? पर बिग मॉम ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और तभी इसकी दोस्त बताने लगती है कि हाँ मैं तो भूल ही गई थी, ये फेस्टिवल लिलिन का फर्स्ट टाइम है। जिसके बाद ये बताने लगती है कि लोग एक फेस्टिवल से पहले लगातार 12 दिन तक भूखे रहते हैं और इन 12 दिनों में ये लोग बस पानी पीते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये सुनकर लिलिन शॉक्ड हो जाती है और तभी एल्बाफ के 2 चीफ्स यहाँ पर आ जाते हैं जिनका नाम चीफ जारुल और चीफ जोरुल है और यहाँ पर मौजूद सभी बच्चों से कहने लगते हैं कि हम सभी को अब विलेज में जाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया गया है। ये सुनकर लिलिन भी एक्साइटेड हो जाती है और ये सभी लोग दावत में पहुँच जाते हैं और ये फीस्ट एल्बाफ के प्रिंस लोकी के जन्म होने और साथ ही में विलेज के 2 न्यूबॉर्न बेबीज जिनका नाम परोदो और गोल्डबर्ग है इनकी खुशी में रखा गया है और इन सभी के सामने एक बहुत ही स्पेशल स्वीट रखी जाती है और लिलिन को ये इतना ज्यादा पसंद आ जाता है कि अकेले ही सारा का सारा ठूस लेती है। जिसके बाद ये सभी लोग फास्टिंग करना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे दिन बीतता जाता है बिग मॉम की हालत खराब होने लगती है। बिग मॉम 5-6 दिन तक तो संभाल लेती है लेकिन 7वें दिन अपने आपे को खो देती है और इसे हंगर पैंक आ जाता है जिसकी वजह से ये पूरे विलेज में तबाही मचाना शुरू कर देती है और उसी स्वीट डिश को मांगने लगती है जो कि इसकी फेवरेट है। मदर कार्मेल यहाँ पर आ जाती है और ये बिग मॉम को रोकने की कोशिश करती है पर बिग मॉम अपना आपा खो चुकी थी और तभी मैदान में जोरुल आ जाता है। ये कोई बच्ची नहीं बल्कि बच्ची के रूप में एक ऐसी दानव है जिसने यहाँ पर इतनी बड़ी तबाही मचा दी है। इसे हमें अपने रास्ते से हटाना ही होगा वरना शायद कोई भी आज जिंदा ना बचे। मदर कार्मेल जोरुल को रोकने की कोशिश करती है पर चीफ एक भी बात नहीं सुनता है और अपनी सोड निकालकर लिलिन के सामने आ जाता है और इसके ऊपर चला देता है पर बिग मॉम इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि बस एक घूंसा मारती है और इसकी सोड के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद लिलिन यहाँ पर भी नहीं रुकती है और सीधा इस चीफ की लंबी मूंछों को पकड़ती है और इसे पकड़कर उठाकर पटक देती है जिससे यहाँ पर जोरुल की एक सींग भी टूट जाती है और यहाँ पर अकेले ही बिग मॉम ने जोरुल को निपटा दिया था। ये देखकर आसपास के लोग पूरी तरह से दंग रह जाते हैं कि आखिर एक छोटी सी बच्ची ने उनके चीफ की ये हालत कर दी है। और मदर कार्मेल अपने एक साथी से कहती है कि अगर हमारे पास थोड़ा बहुत भी वो स्वीट डिश पड़ी हुई है तो प्लीज उसे लेकर आओ और यहाँ पर लगी आग के पास जाने लगती है और अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करने लगती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिग मॉम ने सोल फ्रूट खा रखा है और पहले इस डेविल फ्रूट की यूजर मदर कार्मेल हुआ करती थी और उस फ्लेम के पास जाकर मदर कार्मेल इसे सोल प्रोवाइड कर देती है और इमीडिएटली उस पूरे के पूरे फ्लेम को अपना सर्वेंट बना लेती है जिसकी वजह से यहाँ का पूरा विलेज जो कि अभी आग की चपेट में था अब यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और पूरा विलेज नॉर्मल हो जाता है और उस स्वीट डिश को भी लेकर आया जाता है और इसे पाते साथ ही लिलिन इस पर टूट पड़ती है। जैसे ही इसे खा लेती है तो इसका हंगर पैंक शांत हो जाता है और वापस से सो जाती है। लेकिन जोरुल यहाँ पर कहने लगता है कि हमें इस डेविल को अभी के अभी मार देना चाहिए वरना भविष्य में हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकती है। इसकी ताकत को भी हल्के में मत लिया जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये भविष्य में बहुत बड़ी तबाही मचाएगी। तभी जारुल लिलिन के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी सोड को सीधा इसके ऊपर तानते हुए इसे जान से मारने वाला था पर तभी बीच में मदर कार्मेल आ जाती है और इसे ऐसा करने से रोक देती है। तुम इसे क्यों रोक रही हो? क्या तुमने नहीं देखा कि इसने अभी क्या किया? लिलिन एक बहुत ही अच्छी सोल है, इसे इसके पेरेंट्स तक ने छोड़ दिया तो प्लीज जरा इस बच्चे के बारे में सोचिए चीफ जी, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं लिलिन को यहाँ से लेकर बहुत दूर चले जाऊंगी। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं पर हाजुरुद्दीन यहाँ पर कहने लगता है कि नहीं, हम इसे माफ नहीं कर सकते हैं, इसने हमारी कंट्री का रूल तोड़ा है और इसे हर हाल में सजा देनी ही होगी। और चीफ जारुल मदर कार्मेल की रिक्वेस्ट को मान जाता है और लिलिन को माफ कर देता है। अब अगले दिन मदर कार्मेल लिलिन और बाकी सभी बच्चे उस आइलैंड को छोड़ देते हैं और एक दूसरे आइलैंड पर चले जाते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर देते हैं जहाँ पर दोबारा से ये लोग अपने घर बनाते हैं और इन सभी की जिंदगी वापस से नॉर्मल हो जाती है। और एक दिन मदर कार्मेल इन सभी बच्चों को कहती है, बच्चों प्लीज अपना ख्याल रखना है ना, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ। और ऐसा बोलकर मदर कार्मेल यहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि असल में मदर कार्मेल कितनी ज्यादा खतरनाक है। मदर कार्मेल सीक्रेटली जाकर CP0 से मिलती है जिसका मतलब है कि ये सरकार के लिए काम करती है और एक्चुअल में ये बच्चों की ट्रैफिकिंग करती है जिसे कि वर्ल्ड गवर्नमेंट अपने फायदों के लिए यूज करती है, फिर चाहे वो स्पाई के तौर पे हो, किसी पर्सनल मिशन के लिए हो। और अंडरवर्ल्ड में मदर कार्मेल बहुत ही ज्यादा फेमस होती है और
और मदर कार्मेल CP0 को बताती है। इस बार जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ ना, ऐसा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा है। इस अकेली बच्ची ने आधा एल्बाफ डिस्ट्रॉय कर दिया था। तुम इसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, तो इसके लिए मुझे काफी अच्छी खासी रकम चाहिए, समझ गए ना? क्योंकि अगर ये नेवी को ज्वाइन करती है तो आगे चलकर एक वाइस एडमिरल, इवन की फ्लीट एडमिरल भी बन सकती है। और अगर मैं इसे तुम लोगों को दे देती हूँ तो सेलेस्टियल ड्रैगन्स के लिए एक काफी ज्यादा अच्छी शील्ड बन सकती है। लेकिन इस बार मुझे पेमेंट मेरे अकॉर्डिंग चाहिए, क्योंकि भूलो मत कि 37 साल पहले मेरी ही वजह से 2 जायंट्स ने नेवी को ज्वाइन किया था और आज तक नेवी को सर्व करते हुए आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं अब रिटायर होना चाहती हूँ। और CP0 इसकी बात मान जाती है और मदर कार्मेल ये मीटिंग करके वापस आ जाती है। इसने ऑलमोस्ट सभी बच्चों के लिए डील को फिक्स कर दिया है और सभी बच्चों को एक साथ बेचने वाली है। लेकिन उससे पहले इन सभी के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी भी ऑर्गेनाइज करवाती है और साथ ही में बिग मॉम का बर्थडे भी होता है और ये सभी लोग मिलकर बहुत सारी स्वीट डिश को बनाते हैं जो कि इसकी फेवरेट होती है। और उसका पूरा का पूरा पहाड़ ये लोग लिलिन के सामने खड़ा कर देते हैं, जिसे देखकर लिलिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। चला टी पार्टी को शुरू किया जाए। टी पार्टी? ये टी पार्टी क्या होती है? अरे ये एक ऐसी पार्टी होती है जहाँ पर फैमिली के सभी मेंबर्स एक साथ एक टेबल पर बैठे होते हैं और सभी लोग एक टेबल पर बैठकर खूब सारा खाना खाते हैं और बातें करते हैं। ये टी पार्टी तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। जिसके बाद ये लोग टी पार्टी को शुरू कर देते हैं और बिग मॉम खाना शुरू कर देती है, पर खाना खाते हुए पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इस बात का होश ही नहीं रहता है कि ये किसे खा रही है और किसे नहीं खा रही है और खाते खाते अपने सभी दोस्तों को भी खा जाती है। इवन की मदर कार्मेल तक को नहीं छोड़ती है और उन्हें भी खा जाती है। जिसके बाद जैसे ही सब कुछ खत्म हो जाता है और बिग मॉम वापस से अपनी सेंसेस में आ जाती है तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसके सामने सब कुछ तबाह हो चुका था। इवन की जिस टेबल पे ये लोग बैठे हुए थे वो भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसकी मदर और सभी लोग भी यहाँ से जा चुके थे, लेकिन लिलिन को इस बात की खबर तक नहीं थी कि वो ही इन्हें कच्चा खा गई है। बिग मॉम चारों तरफ इन्हें ढूंढना शुरू कर देती है जहाँ जहाँ ये सभी लोग रहा करते थे, लेकिन इसे कोई भी नहीं मिलता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन फिर भी इसे कोई नहीं मिलता और रोना शुरू कर देती है। मदर आखिर आप कहाँ चली गई? बिग मॉम बहुत ज्यादा रोती है और यहाँ पर एल्बाफ से एक वॉरियर भी आया हुआ था जो कि हर बार बच्चों को देखने के लिए यहाँ पर आया करता था ताकि अगर इन लोगों को यहाँ पर कोई भी जरूरत हो तो इनकी हेल्प कर पाए। और ये बंदा ऐसा पहला इंसान होता है जिसकी आंखों के सामने ही बिग मॉम उन सभी बच्चों को खा गई और समझ जाता है कि बिग मॉम को इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है और सीधा एल्बाफ वापस जाता है और सभी को इस बात को बता देता है। और अब एल्बाफ के लोग पहले से कहीं ज्यादा लिलिन से नफरत करनी शुरू कर देते हैं। और जिस बंदे ने लिलिन को उन सभी को खाते हुए देखा ये बंदा एक फॉर्मर पायरेट रह चुका है और साथ ही में एक शेफ भी जिसका नाम स्टूसिन है और इसने कुक फ्रूट खाया हुआ है जिसका यूज करके ये किसी भी चीज को खाने में बदल सकता है। और लिलिन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है और कहने लगता है कि अगर आज मैं यहाँ पर इसे अकेला छोड़ देता हूँ तो ये आगे चलकर मारी जाएगी और एक बहुत बड़ा वेस्ट होगा। ये बंदा भी समझ जाता है कि लिलिन की ताकत बहुत ही ज्यादा कमाल की है। ये कुक सीधा लिलिन के पास चला जाता है और हिम्मत करके इसे कहने लगता है कि छोटी बच्ची आखिर तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो? अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो तुम कमजोर पड़ जाओगी, उसके बाद तुम्हें भूख भी लगेगी। और इसे देखकर लिलिन इससे पूछती है कि आखिर आप कौन है? क्या आप मेरी मॉम को जानते हो? क्या आपको मालूम है मेरे दोस्त कहाँ चले गए? देखो मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो लोग कहाँ पर गए हैं, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो लोग बहुत ही जल्द वापस आने वाले हैं और जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते तो मेरे साथ रह सकती हो। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा और हाँ मैं एक बहुत ही अच्छा कुक भी हूँ तो मैं तुम्हें खाने के लिए भी बहुत सारी चीजें दूंगा। और तभी बिग मॉम के पेट से गुर्राने की आवाज आ जाती है जिसे सुनते साथ ही ये कुक अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करता है और पेड़ पौधे और आसपास की चीजों से खाने की चीजें बना देता है। और बस तब से लेकर आज तक ये कुक और ये बिग मॉम एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाते हैं जहाँ पर बिग मॉम रोते हुए अपनी कॉन्करर हाकी को लगातार रिलीज कर रही थी और रोते हुए कहती है मदर आखिर आप क्यों चली गई? और इसके बच्चे और इसके साथी बिग मॉम को होश में लाने की कोशिश करते हैं, पर बेजे और इसके सभी साथी बिग मॉम के ऊपर KX लॉन्चर को लॉन्च कर देते हैं और सभी लोग इस KX लॉन्चर को देखने लगते हैं। और हम दोबारा से मदर कार्मेल की एक स्पीच को देखते हैं जहाँ पर ये बताती है कि इंसानों को असली खुशी तब हासिल होती है जब वो दूसरों को बिल्कुल बराबर की नजरों से देखें, जहाँ पर सभी लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ रह सकते हैं। और ऐसी जगह को ढूंढ पाना दुनिया में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो क्यों ना हम खुद ही एक ऐसी जगह को बनाएं जहाँ पर सभी रेसिस के लोग बिना किसी भेदभाव के आपस में मिलजुल कर रह सके। एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी आकर रह सकता है। और लिलिन के साथ साथ जितने भी बच्चे होते हैं ये सभी लोग ठान लेते हैं कि आगे चलकर फ्यूचर में ये सभी लोग एक ऐसी जगह को जरूर बनाएंगे। और लिलिन मदर के इस ड्रीम को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेती है और उसे अपना ड्रीम बना लेती है और ये सारी बात उसको को भी बताती है और ऐसे ही लोग साथ में रहना शुरू कर देते हैं। पर एक दिन दोबारा से लिलिन रोना शुरू कर देती है। अरे यार तुम्हें अब शांत हो जाना चाहिए। पर आखिर मैं कैसे चुप हो जाऊँ? मुझे भी मदर के उस स्पेशल मैजिक ट्रिक को देखना है। क्या? और लिलिन यहाँ पर मदर कार्मेल की एक्टिंग करना शुरू कर देती है और मदर कार्मेल अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके जो आसपास के पेड़ पौधे होते थे उन्हें जिंदा कर देती थी और बच्चों को ये देखकर अच्छा लगता था। और लिलिन भी वैसा ही करने का कोशिश करती है और लिलिन भी ठीक ऐसा ही परफॉर्म करने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर ये कुक समझ जाता है कि ये बच्ची अलग ही लेवल पर है और इसका डेविल फ्रूट भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल
पावरफुल है। लिलिन, तुमने मुझे अपना एक सपना बताया था ना, तो आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे इस सपने को पूरा करने में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। इसी के साथ कुछ दिन बीत जाते हैं, पर जब मरीन्स को बिग मॉम के बारे में पता चल जाता है तो यहाँ पर कुछ नेवी के सोल्जर्स को उसे कैप्चर करने के लिए भेज देते हैं और यहाँ पर आम सोल्जर्स को भेजा गया है। क्या है भैया, ये क्या पकड़ेंगे? हमेशा से ही बेवकूफ रहे हैं ये लोग। तब इन सोल्जर्स को किसी की आवाज आती है और जैसे ही उस आवाज का पीछा करना शुरू कर देते हैं तो देखते हैं कि झाड़ियों के बीच में फूल गाना गा रहे हैं, पेड़ पौधे ये सभी लोग भी जिंदा होते हैं और इन सभी को खेलने के लिए बुला रहे होते हैं। पर ये देखकर नेवी के सभी लोग डर जाते हैं और इन सभी पेड़ पौधों के ऊपर फायरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से लिलिन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। आखिर तुम लोग ये कर क्या रहे हो? ये सभी लोग मेरे दोस्त हैं, तुम मेरे दोस्तों पर कैसे बंदूक चला सकते हो? शुक्र है ये खुद ही हमारे सामने आ गई। शार्लेट, लिलिन, हम आपको ही ढूंढ रहे थे मैम। क्या आपको पता है हम आपको यहाँ पर लेने आए हैं। पर जैसे ही लोग बिग मॉम के पास जाते हैं तो बिग मॉम इन्हें उठा कर पटकना शुरू कर देती है और बिग मॉम की जर्नी शुरू हो जाती है और उसको के साथ मिलकर बहुत ज्यादा तबाही मचाती है और इसके बाउंटी पोस्टर पर भी 50 मिलियन की बाउंटी छप जाती है और जहाँ कहीं भी ये कदम रखती थी तो वहाँ पर तबाही मचा देती थी। मरीन के ऑफिसर्स भी इसे पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन तब तक बिग मॉम प्रोमेथियस और जियोस दोनों को बना चुकी थी, जिनका यूज करके छोटे मोटे वॉरियर्स को यूं ही निपटा देती थी बिना हाथ लगाए ही। और धीरे धीरे करके बिग मॉम का आतंक और भी ज्यादा बढ़ने लगा। ये जिस भी शहर में जाती थी बस उनसे यही कहती थी कि अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे खाने के लिए सारी स्वीट्स दे दो, जिसके बाद मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी, पर अगर तुमने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो मैं सभी को जान से मार दूंगी। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर बिग मॉम के हाथों में मदर कार्मेल की फोटो होती है और रोते हुए मदर कार्मेल से कहती है कि मदर, मैं तो बस अपने सपने को पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन कोई भी मुझे यहाँ पर नहीं समझता है। आखिर ये लोग मुझे क्यों रोक रहे हैं? और वो KX लॉन्चर बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ बिग मॉम के पास जाने लगता है, लेकिन तभी बिग मॉम को याद आ जाता है कि कैसे स्ट्रॉ हैट लूफी की वजह से पूरी टी पार्टी बर्बाद हो चुकी है और कैसे उसने मदर कार्मेल की फोटो को भी तोड़ दिया है। मैं इसका बदला मुगिवारा से जरूर लूंगी। और बिग मॉम फ्रस्ट्रेशन के साथ अपनी कॉन्करर्स हाकी को रिलीज कर देती है और इससे इसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और जो KX लॉन्चर इसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे वो इस प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं और दूर हवा में ही ब्लास्ट हो जाते हैं। ये देखकर बेजे, लूफी और बाकी सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका सारा प्लान चौपट हो चुका था। जिसके बाद मैदान में काताकुरी आ जाता है और अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके सभी की तरफ मोची से बने हुए बॉल्स को थ्रो कर देता है, जिससे कि ये सभी लोग अपने कार में लगा लेते हैं। हमारा प्लान चौपट हो चुका है, जल्द से जल्द यहाँ से भागो। और ये सभी लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और तभी मैदान में सीजर आ जाता है उस बड़े से मिरर को लेकर, क्योंकि ये बंदा जानता है कि इनके पास एस्केप करने का बस एक ही चारा है। और सीजर मिरर लेकर खड़ा हो जाता है और बेजे और सभी लोग इस मिरर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और इस मिरर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी बिग मॉम बहुत ही ज्यादा प्रेशर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से ये मिरर भी पूरी तरह से टूट जाता है और इनमें से कोई भी इसके अंदर नहीं जा पाता। और इन सभी की शक्ल देखने लायक होती है गाइस, क्योंकि अब इनके पास एस्केप करने का कोई भी चारा नहीं है। और भाई अब ये लोग गए काम से और पूरी शार्लेट फैमिली इनका गेम बजाने के लिए इनकी तरफ आगे बढ़ रही थी। और जैसे ही सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो पूरी शार्लेट फैमिली इनसे कह रही होती है कि तुम लोग यहाँ पर आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से। लूफी और बेजी के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि इनके दो सबसे सॉलिड प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके थे। पहला प्लान ये था कि इन लोगों ने सोचा था कि हम लोग बिग मॉम को नॉकआउट कर देंगे, और अगर ये प्लान हमारा फ्लॉप हो जाता है तो हमारा बैकअप प्लान होगा कि हम मिरर वर्ल्ड के जरिए से यहाँ से एस्केप कर जाएंगे। पर इनका ये प्लान भी नाकामयाब हो जाता है और मामले को गड़बड़ाता हुआ देखकर बेजी इमीडिएटली अपने फुल स्केल रोप नाम के एक अटैक का यूज करता है, जिसकी वजह से बेजी की बॉडी ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देती है और देखते ही देखते एक बहुत बड़े विशालकाय कैसल में बदल जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा मस्त लगता है। और बेजे का ये कैसल बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और इस कैसल के अंदर बहुत पावरफुल वेपन्स भी मौजूद हैं, जो कि किसी रियल कैसल की तरह तोप के गोले और हवाई फायरिंग की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। जितने भी मेरे साथी हैं इमीडिएटली इस कैसल के अंदर आ जाओ, और जितने भी फायर टैंक पायरेट्स के मेंबर्स हैं वो सभी लोग उन्हें बैकअप देंगे। और ये देखकर लूफी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सभी लोग कैसल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और फायर टैंक पायरेट्स के जितने भी मेंबर्स होते हैं ये सभी लोग लूफी और बाकी सभी को बैकअप देना शुरू कर देते हैं। और शार्लेट फैमिली के लोग इनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं और इन सभी से लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फायर टैंक पायरेट्स के मेंबर्स थे सभी लोग अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहे थे और किसी को भी आगे जाने नहीं देते हैं। और यहाँ पर बिग मॉम अभी भी अपना गला फाड़े जा रही थी, जिसकी वजह से जिन लोगों के पास हेडफोन्स नहीं थे उन सभी के कान से खून निकलना शुरू हो जाता है। और हम उन सभी VIPs को भी देखते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग भी दर्द के मारे झटपटाना शुरू कर देते हैं और काताकुरी इन लोगों को भी अपना मोची दे देता है और ये लोग इसे कान में लगाते हैं और बिग मॉम के आतंक से बच जाते हैं। और तभी ड्यूफेल्ड की नजर टमाटे बॉक्स पर जाती है और इसकी नीयत डगमगा जाती है। और यहाँ पर सीजर को अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी होती है, तो सभी को पछाड़ते हुए तेजी से कैसल की तरफ आगे बढ़ने लगता है और सीजर सबसे पहले कैसल के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर काताकुरी ने अपने डेविल फ्रूट की ताकत की वजह से इसके बैग को पकड़ लिया था और तेजी से सीजर को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। और ये देखकर सीजर पीछे मुड़ता है। आखिर ये कौन है जो मेरे जैसे एक
खतरनाक साइंटिस्ट से पंगा लेने के बारे में सोच रहा है। हाँ, पर जैसे ही इसकी नजर काताकुरी और बाकी सभी पर पड़ती है तो सीजर की हवा टाइट हो जाती है और समझ जाता है कि अगर ये गलती से भी इनके हाथ चढ़ गया तो ये लोग बिना साबुन पानी के सीजर को धोकर रख देंगे और हाफते कांपते इस बैग को फाड़ देता है और यहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। पर इन सभी के हाथ ब्रूली लग जाती है जो कि अभी इसी बैग के अंदर होती है। इसके बाद सीजर वापस से कैसल पर आता है और बैजे से कहता है कि साले बैजे जल्द से जल्द गेट को बंद कर दे। नहीं बैजे, मेरे दोस्त अभी भी बाहर हैं यार। और नामी, चॉपर और कैरेट अभी भी बाहर फंसे हुए थे और तभी स्मूदी नामी को पकड़ लेती है, जिसे देखकर लूफी इमीडिएटली मैदान में कूद जाता है नामी की जान बचाने के लिए। और चॉपर नामी को बचाने के लिए स्मूदी पर हमला कर देता है, पर तभी अवन पीछे से आकर चॉपर को पकड़ लेता है और कैरेट चॉपर को बचाने के लिए अवन पर हमला करने की कोशिश करती है, पर पीछे से दाइफोगु अपने जीनी का यूज करता है और कैरेट को उल्टा लटका देता है। और यहाँ पर सांची भी बहुत बुरी तरह से शार्लेट फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे इनके बीच घिर चुका था। सांची को अपने दोस्तों की फिक्र होने लगती है और तभी इसकी नजर अपने पिता पर जाती है और इशारों से कहता है कि मेरे दोस्त खतरे में है। और सांची के पिता ना चाहते हुए भी सांची की इस बात को मान जाता है और अपने बच्चों को ऑर्डर देता है, जिसके बाद सभी लोग अपने रेड सूट को पहन लेते हैं और एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है। हमारे देसी पावर रेंजर्स ये सभी लोग अपने रेड सूट्स को पहन लेते हैं और बैटल फील्ड के अंदर एंटर हो जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग इन पर बुलेट्स चलाना शुरू कर देते हैं। पर नेजे, जिसके रेड सूट का नाम है इलेक्ट्रिक ग्लू, ये अपने रेड सूट का कमाल दिखाना शुरू कर देता है और सभी लोग इन पर बुलेट्स चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन नेजी, जिसके रेड सूट का नाम है डेनकेगी ब्लू, ये बंदा अपने सूट का कमाल दिखाना शुरू कर देता है, जिसके बाद योंजी भी अपने रेड सूट का कमाल दिखाना शुरू कर देता है। रेइजू भी अपना कमाल दिखाती है और इसके रेड सूट का नाम है पॉइजन पिंक और इसका यूज करते हुए दुश्मन के सभी एरोज को 1 सेकंड में ही गलाकर रख देती है। और जज भी अपने रेड सूट का कमाल दिखाता है और इसके रेड सूट का नाम गारुडा होता है और इचिजी आधे से ज्यादा सोल्जर्स को ढेर कर देता है और इचिजी के रेड सूट का नाम पार्किंग रेड है। और पूरी जर्मा की टीम ने मिलकर 1 मिनट में ही ये साबित कर दिया था कि आखिर बिग मॉम को इनकी टेक्नोलॉजियाँ क्यों चाहिए। पैरो जर्मा की टेक्नोलॉजी को हल्के में ले लेता है। भले ही ये लोग फायर प्रूफ हो, लेकिन मेरी कैंडी वेव के सामने नहीं टिक सकते। और पैरो जर्मा 66 पर अटैक करने की गलती कर देता है और तभी इचिजी सेकंड्स में यहाँ पर आकर इसके मुंह पर इतने जोर का मुक्का मारता है कि देखने से ही लगता है कि इस बंदे का जबड़ा तक हिल चुका होगा। खबरदार अगर तुमने जर्मा की टेक्नोलॉजी को कम आखा। और नेजी भी अपना कमाल दिखाता है और सीधा अवन के सर पर एक जोरदार किक मार देता है, जिसकी वजह से अपना क्यूट चॉपर यहाँ पर आजाद हो जाता है। और योंजी भी अपना कमाल दिखाते हुए सीधा दाइफोगु के उस जीनी पर हमला कर देता है और कैरेट की जान बचा लेता है। और तभी यहाँ पर स्मूदी नामी को मारने ही वाली होती है, पर तभी रेइजू टाइम से यहाँ पर पहुँच जाती है और अपने पॉइजन का यूज करते हुए स्मूदी के हाथ पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से स्मूदी के हाथ में इसका पॉइजन फैलना शुरू हो जाता है और नामी छिटक जाती है और नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी सांची नामी को कैच कर लेता है और नामी और सांजी को साथ में देखकर पुडिंग की जल जाती है, जिसके बाद लूफी बाकी का काम कर देता है और इन सभी के लिए पूरे रास्ते को क्लियर कर देता है। और जर्मा के सभी लोग और अपने सभी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स इस कैसल के अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ड्यूफेल्ड तमागी बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है। अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। अब देखते हैं कि इस तमाते बॉक्स में ऐसा क्या है। और जैसे ही इसे खोलने की कोशिश करता है तभी बिग मॉम और भी ज्यादा जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और इसके हाथ से वो तमाते बॉक्स छिटक जाता है और सीधा होल किक शेटू के ऊपर से नीचे गिरने लगता है। और बैजे बिग मॉम को ऐसी कंडीशन में देखकर कहने लगता है, मुझे लगता है कि हम अभी भी इसे मार सकते हैं। और दोबारा से कैनन बॉल से इस पर हमला करता है। लेकिन तभी पैरो अपनी कैंडी बॉल से बिग मॉम को बचा लेता है और बैजे अपने कैसल को टैंक फॉर्म में एक्टिवेट कर देता है और अपने कैसल को मूव करते हुए बिग मॉम के पास जाता है और इस पर कैनन फायर करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी काताकुरी फ्यूचर को देख लेता है और उन सभी कैनन्स के ऊपर मोची लगा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और बैजे का अटेम्प्ट फेल हो जाता है। जिसके बाद बैजे डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं यहाँ पर खुद ही बिग मॉम को कुचल डालूं और अपने टैंक को बिग मॉम पर चढ़ाना शुरू कर देता है। कि तभी यहाँ पर उसे एक तेज झटका लगता है, जिसकी वजह से कैसल के अंदर जितने भी लोग होते हैं बैजे से पूछने लगते हैं कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। बैजे का कैसल पूरी तरह से रुक जाता है और बाहर पैरो ने अपनी सिर्फ कैंडीज के दम पर पूरे के पूरे इस जायंट कैसल को चारों तरफ से जमा दिया था और ये कैंडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि बैजी का कैसल भी कुछ नहीं कर पा रहा था। साथियों, मेरी बात को जरा गौर से सुनो। मुझसे जितना बन सकता था मैंने किया, लेकिन अब मैं हार चुका हूँ। हम बिग मॉम को मारने में असफल रहे और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस वक्त हम बिग मॉम के पूरे पावरफुल वॉरियर्स की फौज से घिर चुके हैं। न हम यहाँ से आगे जा सकते हैं और न ही पीछे जा सकते हैं और अब हमें हर हालत में लड़ना होगा। और हम शार्लेट फैमिली के सभी बच्चों को देखते हैं, इन लोगों ने पूरी तरीके से इस कैसल को घेर लिया था और पैरो कहने लगता है कि बस एक बार ये लोग कैसल के बाहर कदम तो रखकर देखें, एक एक को मैं भून डालूंगा। और काताकुरी ब्रूली से इंटेरोगेशन कर रहा होता है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमने उनको अपनी पावर्स का यूज करने कैसे दिया। गबरू जवान बच्चे, शांत हो जाओ। अरे नहीं, मैंने नहीं किया, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दो। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया बच्चे। इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था और धक्के से मेरी ताकतों का यूज किया, पर अब तो ये सभी लोग पकड़े जा चुके हैं ना। तो प्लीज आप सभी लोग इन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाना है
ना। और बेजे वापस से कैसल के अंदर आ जाता है। क्या बात है बेजे, तुम्हारा कैसल तो बहुत ही कमाल का है यार, तुम कितने ज्यादा औसम हो बेजे। हाँ लूफी ने सही कहा, तुम पलक झपकते ही इतने बड़े कैसल में बदल गए। सच में कैसल फ्रूट तो बहुत ही कमाल का है। पर बेजे को गुस्सा आ जाता है और लूफी की इन बचकानी हरकतों को देख कर कहता है, स्ट्रॉ हेड, मेरी बात को गौर से सुनो। हमारे पास इन फालतू बातों के लिए समय नहीं, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही बड़ी दिक्कत में फंस चुके हैं। हम लोग बिग मॉम को मारने में असफल रहे, जिसकी तैयारी में पिछले 1 साल से कर रहा था। और मेरी जिंदगी में ऐसा पहली बार है कि मैं किसी को असैसिनेट करने में फील रहा। और अगर अब यहाँ से हमें जिंदा बाहर निकलना है तो हमें बहुत सोच समझ कर फैसला लेना होगा। मुझे लगता है कि एक एम्परर को हराना हमारे बस के बाहर है दोस्तों। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि हम बड़े ज्यादा समय के लिए हम लोग सेफ नहीं हैं। और बाहर बिग मॉम रोते रोते शांत हो जाती है और काताकुरी इसके पास आकर इसे बताता है, मामा, उस आस्तीन के सांप बेची ने हमें धोखा दिया है। ये सुनकर बिग मॉम भी हैरान हो जाती है। तो जैसा कि तुम ये कैसल देख सकते हो, ये सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इसे तोड़ा जा सकता है। ये कैसल मैं ही हूँ, और अगर इस कैसल को उड़ा दिया जाता है तो मैं भी मारा जाऊंगा, जिसके बाद छिपने के लिए तुम्हारे पास कोई भी जगह नहीं बचेगी। अगर एक बार तुम लोग बाहर चले गए तो बाहर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो सभी लोग तुम्हें दबोच लेंगे। और बिग मॉम का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है और अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बूस्ट करने लगती है। और इसके बच्चे भी इसके सामने कांपना शुरू कर देते हैं। और बिग मॉम के गुस्से की वजह से आसपास की जमीन भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है और तेजी से बेजी के कैसल की तरफ आगे बढ़ती है, जहाँ पर बेजे ऑलरेडी सीजर को कोस रहा होता है। सीजर के बच्चे, तुम किसी काम का नहीं, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं किया गया। और की एक्स लॉन्चर, वो भी किसी काम का नहीं। बातें खूब बड़ी बड़ी की थी, लेकिन निकला क्या? सुतली बॉम्ब। अरे ओ बेजी के बच्चे, मुझ पर ब्लेम डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो आविष्कार था वो बहुत ही ज्यादा कमाल का था, समझ गए ना। और तभी बेजे नीचे जमीन पर गिर जाता है और बाहर बिग मॉम ने बेजी के कैसल के ऊपर चढ़ाई कर दी होती है और घूसों की बारिशें इस कैसल पर करने लगती है। बिना रुके लगातार मुक्कों की बारिश करने लगती है, जिसकी वजह से बेजी की हालत खराब हो जाती है। यहाँ तक कि इसके खून भी निकलना शुरू हो जाता है और मार मार कर कैसल के साथ साथ बेजी की हालत भी खराब कर देती है। और शेफॉन से बेजी की हालत देखी नहीं जाती है और बिग मॉम के सामने जाकर कहने लगती है कि मामा, ये मैं हूँ, बेजे से मेरी शादी हो चुकी है और हमारा एक बच्चा भी है। मैं मानती हूँ कि हमसे गलती हुई है, तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए और हमें यहाँ से जाने दो। और शेफॉन को देखकर बिग मॉम को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम लोला जैसी शक्ल लेकर मुझसे बेजी के लिए सिफारिश करने आए हो? जरा ऐसे ही रुको, आज मैं तुम्हारे इस गंदे से चेहरे को कुचल दूंगी। और ऐसा बोलकर तेजी से जंप करते हुए एक जबरदस्त घूसा इसी विंडो पर मारने लगती है, जहाँ पर अभी शेफॉन खड़ी थी। कि तभी लूफी एंड मोमेंट पर शेफॉन की जान बचा लेता है और बिग मॉम दोबारा से उस कैसल पर हमला करना शुरू कर देती है। और अब लूफी से रहा नहीं जाता है और बोलता है कि मुझे बिग मॉम के साथ लड़ना ही होगा, क्योंकि मैं बेजे को ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकता हूँ। और लूफी यहाँ से बाहर जाने लगता है, पर नामी चॉपर से कहती है कि चॉपर, लूफी को रोको। और चॉपर लूफी को पकड़ लेता है। लूफी, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो ऑलमोस्ट हो चुका है। हम सांची को रेस्क्यू करने में कामयाब हो चुके हैं। हमने पोनीग्लिफ की कॉपी को भी ले लिया है, यहाँ तक कि हमने सांची की फैमिली तक को बचा लिया है, जैसा कि सांची ने हमसे कहा था। तो अब हमारे पास लड़ने की कोई भी वजह नहीं बची है। अगर तुम्हारे पास लड़ने के लिए समय है तो बेहतर यही होगा लूफी कि उस वक्त को तुम ये सोचने में निकाल दो कि आखिर यहाँ से हम बाहर कैसे निकले। और दूसरी बात, हम यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पर अगर लड़ने के लिए आए होते तो हम जोरो, फ्रैंकी और बाकी सभी लोगों को भी यहाँ पर लेकर आते। नामी बिल्कुल सही कह रही है लूफी, हम यहाँ पर जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद अब पूरा हो चुका है और अब बेहतर यही होगा कि हम सभी लोग यहाँ से रफू चक्कर हो जाएं, क्योंकि हमारे दोस्त और बाकी सभी लोग वानों में हमारा इंतजार कर रहे हैं। और बेजे पर दोबारा से बिग मॉम बहुत सारे हमले करने लगती है, जिसकी वजह से बेजे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। गाइस, हम लोग ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकते, हमें बिग मॉम के साथ लड़ना ही होगा। और बेजे सभी से कहने लगता है, क्या है तुम सभी को बेवकूफ लगता हूँ क्या? मैं सारा डैमेज अपने ऊपर ले रहा हूँ, तुम सभी को अभी तक मैंने अपने अंदर सही सलामत रखा हुआ है, और तुम लोगों को बस अपने मकसद की वजह है कि बस वो बुरा हो गया तो यहाँ से निकलते हैं। हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं चाहूँ तो 20 सेकंड्स में ही तुम सभी को बाहर उठाकर फेंक सकता हूँ, और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। और मैंने अब तक ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं अपने साथियों और अपनी बीवी और बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं उनके लिए आखिरी सांस तक जिंदा रहूंगा। और बेजे कहने लगता है कि अगर तुम सभी लोग यहाँ से जिंदा वापस बाहर जाना चाहते हो तो उसका बस एक ही रास्ता है। और बाहर बिग मॉम गुस्से से आग बबूला हो जाती है और डिसाइड करती है कि क्योंकि अभी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं तो इस कैसल को ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। और बाहर काताकुरी और ये सभी लोग भी खड़े होते हैं और ये सभी लोग बस तैयार ही खड़े थे कि बस एक बार लूफी और ये सभी लोग इनके हाथे चढ़ जाएं, चूरा बनाकर रख देंगे। और बेजे इन सभी से कहने लगता है, अब तक तो तुम लोगों ने नोटिस कर ही लिया होगा, ये पूरा कैसल मेरी बॉडी की तरह है, तो जो कुछ भी बाहर हो रहा है, जो भी इम्पैक्ट उस कैसल पर हो रहा है, उसका इम्पैक्ट बस मेरी असली बॉडी पर होगा। और मेरे कैसल के अंदर जो भी चीज मौजूद होगी उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, मैंने इस चीज को नोटिस कर लिया था। बाहर बिग मॉम तांडव मचा रही है दोस्तों, लेकिन यहाँ अंदर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। तुम सभी लोग मेरी बॉडी के अंदर मौजूद रहोगे और मैं वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाऊंगा, और सीजर मुझे यहाँ से उठाकर यहाँ से उड़ा ले जाएगा और होल के एक आइलैंड के किनारे पर जाकर छोड़ देगा, जिसके बाद हम सभी के रास्ते अलग हो जाएंगे। और बेजे का ये प्लान सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, सिवाय एक के, जो कि है सीजर। सालो, हमेशा मैं ही बलि का बकरा क्यों बनता हूँ? हाँ, तुम सभी लोग सही सलामत इसके अंदर रहोगे और मैं
हैं? मैं यहाँ इन मॉन्स्टर्स के बीच में से उड़ता हुआ जाऊंगा? पागल हो गए हो क्या? जरा आसपास अपनी नजरें दौड़ा कर देखो और जरा ध्यान से देखो। ये सभी लोग आर्मामेंट हॉकी का यूज कर सकते हैं और मैं अपनी गैस फॉर्म में भी उड़कर यहाँ से एस्केप करने का अगर सोचूं भी तो बिग मॉम के बच्चे मुझे वहीं पर धर लेंगे। पर सीजर भाई ट्राई करने में क्या हर्ज है? मैंने कहा ना, मैं बलि का बकरा नहीं बनने वाला। और तभी जज सांची से कहता है कि सांची, मेरे एक सवाल का जवाब दो। आखिर तुमने हम सभी की जान क्यों बचाई? बिग मॉम ने जो जाल हमारे लिए बिछाया था उसमें हम अपनी गलतियों की वजह से फंसे हैं और ना ही हम तुम्हारे कोई एलाइज हैं। हम तो तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा तक नहीं मानते हैं, तो आखिर तुमने हमारी जान को क्यों बचाया? अगर आज मेरे पिता यहाँ पर होते तो उन्हें ये चीज बहुत ही ज्यादा बुरी लगती कि उसके सांची की सोच इतनी ज्यादा नीचे है कि वो अपनी आंखों के सामने अपने फैमिली के मेंबर्स को मरता हुआ देख रहा है। मैं उनसे जिंदगी भर नजरें नहीं मिला पाता और बस उसी की खातिर मैंने ये किया। और सांजी जज के पास जाता है और उसी पल को याद करता है जब जज ने इसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाए, तुम कभी भी किसी को नहीं बताओगे कि तुम्हारे असली पिता कौन है। तुम्हारी जैसी एक औलाद का होना बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। 13 साल पहले विंस्मोक सांची जर्मा किंगडम से भाग गया था और आगे चलकर समुद्र में मारा गया, जैसा कि आप चाहते थे पिताजी। और सांची विंस्मोक जज पर एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन रुक जाता है और इसका कॉलर पकड़कर कहता है, 13 साल पहले विंस्मोक सांची समुद्र में मारा जा चुका है और तब से ही तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। कान खोलकर सुन लो विंस्मोक जज, तुम मेरे फादर नहीं हो और आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा कभी नहीं देखना चाहता और इस बात को हमेशा याद रखना। जिसके बाद सांची के पिता खड़े हो जाते हैं और दूर जाते हुए कहते हैं, ठीक है सांची, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आखिरी बार होगा जब तुम मुझे देख रहे हो और हम लोग ईस्ट ब्लू से भी दूर रहेंगे। और बाहर बिग मॉम मुक्के मारने से बाज नहीं आ रही होती है और बेजे सीजर से चिल्लाकर कहता है कि सीजर, अगर तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे तो तुम भी हमारे साथ यहाँ पर मारे जाओगे। और तभी जज कहने लगता है कि बेजे अपना गेट खोलो, जब तक सीजर तुम सभी को यहाँ से कैरी कर लेकर जाएगा जर्मा 66 के सभी लोग तुम सभी लोगों को बैकअप देंगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, जर्मा की टैक उन्हें उड़ा भी सकते हैं। और जज और सांजी के सभी सिबलिंग्स ये सभी लोग बाहर जाकर इन सभी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे ओ, मैं फिर भी एग्री नहीं हूँ। और बेजे सीजर का हार्ट क्रश करते हुए कहता है, तुम्हें और कोई रीजन चाहिए क्या? तोड़ दे तुम्हारे इस दिल को। और सीजर की हालत खराब हो जाती है और अब इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, तो सीजर भी दौड़ते हुए इनके पास चला जाता है। जिसके बाद बेजे दोबारा से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और ये सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बिग मॉम मुंह फाड़ते हुए इन सभी का स्वागत करती है। जैसे ही ये सभी लोग लैंड कर जाते हैं तो बिग मॉम के जितने भी बच्चे होते हैं ये सभी लोग अपने अपने वेपन्स को इन सभी पर उतार देते हैं।